Hello students, welcome again in the online classes for solid state and nanophysics, and this is the second lecture for the first unit। तो अब तक हम इस सब्जेक्ट में बच्चों पूरी थर्ड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं जो कि आपकी थी सुपर कंडक्टिविटी की, ठीक है। और जो फर्स्ट यूनिट है उसका भी एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि नेचर के अंदर कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो जब आप नेचर के अंदर देखते हो बच्चों तो कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं? देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा और आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। क्लियर? तो आपका जो सब्जेक्ट है ये सॉलिड स्टेट के रिगार्डिंग है कि सॉलिड स्टेट क्या चीज़ है, हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें। क्योंकि जब आप अलग अलग नेचर में सॉलिड की स्टेट्स को भी देखते हो तो अलग अलग तरह के आप सॉलिड्स देखते हो। जैसे सॉलिड्स आप ग्लास देखते हो, आप डायमंड को भी देखते हो, आप मेटल को भी देखते हो, आप सेमीकंडक्टर को भी देखते हो, आप रबड़ या प्लास्टिक को भी देखते हो। नहीं तो अब अलग अलग जब आपको ये पता है कि every kind of solid is made up of some atoms or molecules, though all have different प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब उन प्रॉपर्टीज को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब हमें सॉलिड्स को अंदर से समझना पड़ेगा कि अगर हम सॉलिड के अंदर देखें, यानी अंदर क्या है आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे हर अलग अलग सॉलिड का क्या डिफरेंस है। यानी वहां पे बच्चे देखो क्या डिफरेंस हो सकता है कि जो एटम है एक तो उसके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है वहां पे डिफरेंस हो सकता है कि हाउ देयर एटम्स आर अरेंज्ड, यानी अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है यानी जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग हो सकता है बच्चों। और जो फर्स्ट 2 यूनिट्स आपकी हैं दोनों में देखो ना, जो हम सॉलिड को नाम देंगे क्योंकि जो सॉलिड की हम जो यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो स्पेसिफिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए करेंगे, तभी यहाँ पे जो आपका नाम है वो यूनिट का वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो जो फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं आपकी वो दोनों क्रिस्टल स्ट्रक्चर की ही है। यानी हम सेकेंड यूनिट में हम क्या करते हैं कि सॉलिड के अंदर हम देखते कैसे हैं, यानी वहां पे आपकी आएंगी XRD टेक्निक्स, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट में हम बच्चों क्या स्टडी करेंगे कि क्रिस्टल के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है। तो क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आपके सॉलिड्स। अब सॉलिड आपको पता है कि सॉलिड इज ए वन पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द मैटर इन विच देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर packed together or we can say they are fixed at their lattice sides, ठीक है। जहां पे एटम्स फिक्स है वो थोड़े से वाइब्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, अदरवाइज वो अपनी साइड्स पे फिक्स है बच्चों। तो यहां पे उसको स्टेट को हम नाम देते हैं आपका सॉलिड्स। तो अब आपके देखो जो बच्चे सॉलिड्स हैं, द सॉलिड्स में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स के अंदर आपके क्या है एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन are arranged in some पीरियोडिक पैटर्न। पीरियोडिक पैटर्न का मतलब है कि एक पैटर्न है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है बच्चों। ये देखो ना, बड़ा एक वेल डिफाइंड पैटर्न है, यानी आप देख सकते हो कि पैटर्न कैसा जा रहा है। नहीं क्लियर? तो इसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट ऐसे होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है ये, ओके। 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज्ड इन रैंडम ऑर्डर, रैंडमनेस है, यानी यहां पे देखो कोई पैटर्न नहीं है। ये देखो यहां पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, जस्ट वो रैंडमनेस है। अब यहां पे बच्चों देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर अब ये देखो यहां पे एक पैटर्न है, तो ये तो आपका रैंडम ऑर्डर है, तो इसको समझना एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपका पीरियोडिक पैटर्न है, एक रेगुलर पैटर्न है, तो इसको समझना ज्यादा आसान है। और मोस्टली आपके जो नेचर के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही हैं, ठीक है। तभी हम आपके सब्जेक्ट में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ही स्टडी करेंगे। लेकिन हम एक बार इस डिफरेंस को बच्चों फील कर लेते हैं कि अगर हम सॉलिड के अंदर देख पाए बच्चों, आपको पता है कि सॉलिड के अंदर कितने एटम्स हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में किया ही था। इनसाइड एनी सॉलिड देयर आर अबाउट 10 raised to the power 24 एटम्स। अब ये देखो ना कितने एटम्स आपके 10 raised to the power 24 एटम्स हैं। तो अब उसके स्ट्रक्चर को, अब ऐसा तो नहीं कि हम 10 raised to the power 24 बोर्ड पे ही ड्रॉ कर पाएंगे बच्चों, नहीं। तो अभी हम उसको कैसे समझेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालेंगे, उसके लिए हम एक बार एटम्स के अंदर का व्यू, देखो हम देख नहीं पाते लेकिन इनडायरेक्ट जो एक्सरे डिफ्रैक्शन की टेक्निक की वजह से जो आपके पास रिजल्ट्स आए हैं, तो उसको इंटरप्रिटेशन जो है हम एक बार कर लेते हैं कि अगर सॉलिड में हम जा पाए तो अंदर कैसा दिखेगा बच्चों, ठीक है। हाँ ये देखो बच्चों आपके सामने देखो यहाँ पे बहुत सारे एटम्स आपको दिख रहे हैं
और इन एटम्स में आप देखो ना, दो जो एटम है ना यहाँ पे वो स्फेरिकल शेप में दिखा रखा है। बच्चों देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो एटम्स हैं उसकी शेप कैसी होती है। अब आप यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट के अंदर हम शेप जो लेके चलेंगे वो स्फेरिकल शेप लेके चलेंगे। नहीं, स्फेरिकल, बोर्ड पे आपको सर्कल दिखता है लेकिन ये स्फेरिकल शेप है, लेकिन एक्चुअल में उसकी कोई शेप नहीं होती है बच्चों। नहीं, क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आपने स्टडी किया था कि हम इलेक्ट्रॉन का जस्ट एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। हमें न्यूक्लियस का पता चल सकता है कि न्यूक्लियस की लोकेशन कहां है, यानी उस एटम्स की लोकेशन कहां है। एटम की शेप का हमें नहीं पता। ये तो जस्ट हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए, स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यहां पे उस एटम की हम एक स्फेरिकल शेप एज्यूम कर लेते। दिस इज जस्ट द अजम्पशन। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? इसको माइंड में रखना, कोई स्फेरिकल शेप नहीं है, जस्ट हाँ ये हमें पता है उसकी लोकेशन क्या है, और वो भी एक सारी टेक्निक से हमें पता है। तो यहां पे आपके स्फीयर मानेंगे। अब वो जो दो स्फीयर हैं, अब देखो ना, दो एटम्स आपस में बच्चों क्या होंगे? बाउंड भी होंगे। तो बाउंड होंगे वो किसी बॉन्ड से होंगे ना, तो यहां बॉन्ड के लिए हम एक लेंथ का, यानी एक रोड का, जैसे आप इस वीडियो में आपने अभी देखा ना कि वहां पे दो स्फीयर के बीच में रोड है, एक्चुअली में तो बॉन्ड है, वो बॉन्ड लेंथ है। क्या ये बात क्लियर है ना? तो उसको बॉन्ड मानना और उसको आप एटम्स की साइट मान के चलना, यानी उसका एक प्लेस मान के चलना, तभी हमें ना थोड़ी देर में इन एटम्स को निकाल भी देंगे। यहां जस्ट लैटिस पॉइंट्स बच जाएंगे, लेकिन आप उससे पहले देखो, फील करो कि कितने नंबर ऑफ एटम्स, इतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स वो कैसे अरेंज हो सकते हैं एक सॉलिड के अंदर। ठीक है बच्चों? तो ये क्लियर है बच्चों? देखो यहां पे इस पर्टिकुलर सॉलिड के अंदर कितना क्लियर स्ट्रक्चर है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये सिमेट्री है। आप यहां हर डायरेक्शन में देखेंगे तो सिमेट्री है, क्योंकि यहां पे जो आपका अरेंजमेंट है वो क्या है? पीरियोडिक अरेंजमेंट है। नहीं, पीरियोडिक अरेंजमेंट है, रेगुलर आपका अरेंजमेंट है। अब यहां देखो बच्चे, जो आपके अलग अलग जो सॉलिड्स हैं, जैसे मैंने बताया अलग अलग बहुत तरह के सॉलिड्स हैं। जैसे आपको सामने यहां पे क्या दिख रहा है कि एक तरफ डायमंड है और एक तरफ ग्लास है। ठीक है कि अगर अब इसके अंदर का, अब डायमंड के अंदर का कैसा स्ट्रक्चर होगा, ग्लास के अंदर सा कैसा स्ट्रक्चर होगा, ऊपर से तो दोनों का आपको पता ही है कि अपीयरेंस बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर जाएं, अब ये देखो, ये अंदर गए तो अंदर ये देखो कैसा दिखा। यहां पे डायमंड के अंदर जो आपका जो अरेंजमेंट है एटम्स का, वो देखो ना, वो पीरियोडिक है। लेकिन ग्लास के अंदर जब हम गए तो वहां पे आपका क्या है? ये रैंडम ऑर्डर है। ठीक है बच्चों? तो अभी अब जहां पे आपका पीरियोडिक पैटर्न है उसको हमने यहां नाम दे दिया बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब ये देखो ना, यहां पे क्या है? ऑल एटम्स आर अरेंज्ड इन सम रेगुलर पैटर्न। और ये रेगुलर पैटर्न आपका देखो ना, ये लॉन्ग रेंज पैटर्न है बच्चों। ये ऐसा नहीं है कि वो एकदम आपका खत्म हो जा रहा है, ये लॉन्ग रेंज पैटर्न है। ठीक है, आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के बच्चों एग्जाम्पल क्या है? आपका NaCl है, डायमंड है, जो है सॉलिड आयोडीन है, गोल्ड है, आपका क्वार्ट्ज है, ये सब क्या आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। अब अगर हम बात करें अमरफस सॉलिड्स की बच्चों, तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अब यहाँ पे वो रेंडमली अरेंज्ड हैं आपके अलग अलग जो एटम्स हैं। क्लियर है बच्चों? और इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्लास है, रबड़ है, प्लास्टिक है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चों कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपकी स्क्रीन पे डिफरेंस दिख रहा है बच्चों। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जैसे मैंने बताया लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, अमरफस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपका एक डेफिनेट शेप है, अमरफस में एक इरेगुलर शेप है आपकी। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है अनाइसोट्रॉपिक है नेचर। नहीं, अनाइसोट्रॉपिक, अनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? अनाइसोट्रॉपिक का मतलब है कि आप हर डायरेक्शन में, जब देखो ना, मैं यहां से अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूंगा तो देखो ना, नंबर ऑफ एटम्स अलग दिखेंगे। अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूंगा नंबर ऑफ एटम्स अलग दिखेंगे। अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूंगा तो नंबर ऑफ एटम्स अलग दिखेंगे। यानी हर डायरेक्शन में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है बच्चों। तभी हमने इसको नाम क्या दिया? अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। अनआइसोट्रॉपिक का मतलब ये है व्हेन द प्रॉपर्टी इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्लियर? लेकिन आपका जो अमरफस सॉलिड्स है वहां पे वो क्या है? हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी, क्योंकि हर डायरेक्शन में आपका रैंडम ऑर्डर है तो प्रॉपर्टी वहां पे क्या है? सेम है बच्चों। क्या क्लियर है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो ट्रू सॉलिड्स है, और अमरफस सॉलिड्स क्या आपके सुपर कूल्ड लिक्विड्स है। तो यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपका जो है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है, और अमरफस सॉलिड्स में आपका हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो डेफिनेट नहीं है। नेक्स्ट आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, अमरफस सॉलिड्स का बच्चों मेल्टिंग पॉइंट जो है एक रेंज है। ठीक है ना, आपको पता है कि ग्लास की एक रेंज है, पहले एक जगह से मोल्ट होगा, फिर मोल्ट होता चला जाएगा, मोल्ट होता चला जाएगा। लेकिन क्रिस्टलाइंस की जो है एक ही पर्टिकुलर शार्प मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों। ओके,
तो एग्जाम्पल पता ही आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के NaCl डायमंड, और हमारा फर्स्ट के आपके जो एग्जाम्पल क्या है, रबड़, प्लास्टिक या गैस। क्लियर है बच्चों? और नेचर के अंदर बच्चों सबसे ज़्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है वो कम है। तभी हम आपके सब्जेक्ट में बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को ही स्टडी करेंगे, तभी नाम दिया है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर हम कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर देखें तो आपके जो एटम्स हैं वो एटम्स कैसे दिखेंगे, देखो हम स्फीयर मान के चल रहे हैं ना, यहाँ पे एक आपका स्फीयर ऐसे है, 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 देखो ना, ऐसे आपका जो है ये एटम्स का अरेंजमेंट है, क्योंकि नहीं देखो ना, ये आपका एटम्स का, ये आपका एटम भी हो सकता है, ये आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये आपका आयन भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अब ये देखो ना, बार बार अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, देखो सपोज दीज आर द लोकेशंस वेयर द एटम और ग्रुप ऑफ एटम और आयन इज प्लेस्ड, ठीक है, जहां पे ये प्लेस है। तो अगर मैं इस एक एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को या आयन को निकाल लो, नहीं यहां पे मैंने निकाल दिया बच्चों, एक ये लो, यहां पे निकाल दिया ये एक, ठीक है, ये आपका एटम भी हो सकता है और ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है और ये आयन भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? तो इसको हमने देखो, मॉलिक्यूल आपके कई सारे एटम्स होंगे और आयन आपके जो है ये हो जाएंगे, जैसे NaCl के अंदर होता है। तो अब इसको एक को देखो ना, जो हम इस जगह से निकाल के लाए उसको हमने नाम रख दिया बच्चों बेसिस का, ठीक है, बेसिस डिफाइन मैं अभी करूंगा। तो अगर ये देखो हमने सारे बेसिस निकाल लिए तो आपके पास क्या बची, खाली जगह बचेगी ना, ये देखो यहाँ पे कैसे जगह बचेगी, देखो दीज आर द पॉइंट्स, अब ये पॉइंट्स बच गए बस आपके पास, ठीक है ना, जहां पे आपका एटम था या जहां पे मॉलिक्यूल था। तो अब ये देखो ना, अब दिस इज द इमेजिनरी स्पेस ऑफ पॉइंट्स वेयर द बेसिस इज टू बी प्लेस्ड, ठीक है। तो तभी हमने इसको नाम अब जो दिया ना, इमेजिनरी स्पेस ऑफ पॉइंट्स को नाम हमने दिया बच्चों, दीज आर द लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। ये आपके क्या है, लैटिस पॉइंट्स हैं, और ये आपका क्या है, बेसिस। जब ये दोनों मिलते हैं यानी लैटिस प्लस बेसिस, जब आपका लैटिस प्लस बेसिस अगर हम मिला दें तब आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बच्चों क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी लैटिस क्या है, दीज आर द इमेजिनरी पॉइंट्स ऑन विच एटम और मॉलिक्यूल और आयन टू बी प्लेस्ड फॉर गेटिंग द एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके बच्चों। और बेसिस क्या है, बेसिस इज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स or ion which is to be placed on every lattice point for getting the entire crystal structure, ठीक है बच्चों। तो अब ये डेफिनेशन क्लियर है कि लैटिस क्या है, बेसिस क्या है। तभी अब हम देखो ना, बार बार अब हम ये फिगर नहीं बनाएंगे, हम अपने जो पॉइंट्स का ही फिगर बनाएंगे, नहीं, ताकि पॉइंट्स का फिगर बनाएंगे तो यहां से कुछ और भी चीजें आएंगी। अब ये देखो आपके ये लैटिस पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो बच्चों, अगर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो यहाँ पे एक पैटर्न है ना, दिस इज अ वन पर्टिकुलर पैटर्न विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। तो इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हमने नाम दे दिया बच्चों यूनिट सेल का। अब ये आपका क्या है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट space inside the crystalline solids which is repeating again and we are getting the entire crystal structure, ठीक है बच्चों। ये बोर्ड पे जो सारा 2 डायमेंशनल हम जो दिखा रहे हैं ना, एक्चुअल में सॉलिड के अंदर तो 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है, जो कि हम एक बार यहाँ पे देखेंगे, जो लैटिस, बेसिस और यूनिट सेल की डेफिनेशन हम कैसे हम 3 डायमेंशनल में फील कर सकते हैं। तो अब ये देखो आपके सामने है बच्चों, अब ये देखो बच्चों आपके सामने ये एक 3 डायमेंशनल सॉलिड है, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सारे आपके क्या है, एक्चुअल एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं जो अपनी जगह पे फिक्स हैं। अब ये देखो ना, ये सारे सिमेट्रिकली आपके अरेंज्ड हैं क्योंकि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। आप देखो इसको डायरेक्शंस देखो, अगर हम सिर्फ जगह छोड़ लें बच्चों, देखो ना हमने क्या निकाल दिया, बेसिस निकाल दिया, तो आपके पास क्या बची, जगह बची। और उन जगह को मिलाने के लिए जो बॉन्ड लेंथ है, तभी हमने उसको एक लाइन से मिला दिया ना। तो ये देखो आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है बच्चों,
तो देखो ना, ये आप समझो कि एक्चुअल में सॉलिड क्या था और हम मैथमेटिकली किस चीज को समझना चाह रहे हैं। नहीं, क्योंकि मैं तो मैथमेटिकली समझना है ना सॉलिड को। अब यहां देखो तो आपके पास जो जगह बची, उन जगह को हमने नाम क्या रख दिया बच्चों, लैटिस पॉइंट्स का। तो अब ये देखो, दो लैटिस पॉइंट्स को जोड़ दिया एक लाइन से, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर उभर के आया जो आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और ये देखो ना, बहुत सारे आपके एटम्स, एटम्स इतने नहीं होते हैं, वो तो आपको पता ही, ऑर्डर 10⁻22 10⁻23, ठीक है। अब एक्चुअल में एक चीज देखो, मैंने बताया ना कि अब इसके अंदर देखो एक ऐसा पैटर्न है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है हर डायरेक्शन में। देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये देखो, अब ये देखो, ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न अपने आप को क्या रिपीट नहीं कर रहा है, नहीं, देखो ये बार बार देखो ना रिपीट कर रहा है और हमारा पूरा सॉलिड बन जाता है। तो क्यों न हम एक यूनिट सेल, उसको हमने नाम क्या दिया बच्चों, इसको नाम हमने दिया यूनिट सेल, यानी एक सिंगल सेल जो अपने आप को रिपीट कर रहा है हर डायरेक्शन में और हमें पूरा सॉलिड आपका मिल जाता है बच्चों। तो नाम हमने इसको क्या दिया, यूनिट सेल का, ठीक है बच्चों। बोर्ड पे आपका 2 डायमेंशनल यूनिट सेल थी, तो अब आप 3 डायमेंशनल यूनिट सेल देख पा रहे हो, ओके। अब ये देखो, हमने एक यूनिट सेल ही अलग निकाल दिया बच्चों, क्योंकि अब एक चीज देखो, अब हम स्टडी एक यूनिट सेल की करेंगे। देखो ना, अगर हम एक यूनिट सेल निकाल के यहाँ अलग अलग डायरेक्शंस हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, और सब में बहुत सारी यूनिट सेल मिला दें तो दोबारा से आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने एक, देखो ना, एक इसको नाम क्या दिया है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल, जिसको हमने नाम दिया बेसिस का। क्लियर है बच्चों। और ये जो स्मॉलेस्ट जो पोर्शन है, इसको हमने नाम क्या दिया बच्चों, यूनिट सेल का। अब यूनिट सेल आपकी अलग अलग जो आपने किया भी था, देखो ये सिंपल बॉडी, सिंपल क्यूबिक आपकी यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड आपकी यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड आपकी यूनिट सेल है, ये हम डिटेल में आगे करेंगे। अब हम यूनिट सेल के अंदर, हम एक यूनिट सेल के अंदर बच्चों अलग अलग अब हम ट्रांसलेशनल वेक्टर्स यहां पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहले मैं बोर्ड पर डिफाइन करता हूं, फिर मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा। अभी आपका है बच्चों ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। तो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स के लिए बच्चों हम एक यूनिट सेल ले लेते हैं, सिंपल क्यूबिक हमने यूनिट सेल ले ली, सिंपल क्यूबिक। ये आपका एक यूनिट सेल होगी बच्चों, सिंपल क्यूबिक ले ली हमने, जिसके की कॉर्नर पे एटम्स हैं, ठीक है। आपके सारे कॉर्नर पे एटम्स हैं या कॉर्नर्स पे आपके लैटिस पॉइंट्स हैं, सब लैटिस पॉइंट्स आपके कॉर्नर पे हैं। अब इस यूनिट सेल को देखो, अगर सारे वो कॉर्नर पे आपके लैटिस पॉइंट्स हैं, उसको हम नाम देते हैं बच्चों परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल का मतलब ये है कि देखो, है तो वो भी यूनिट सेल, लेकिन उसके अंदर 1 इफेक्टिव नंबर ऑफ आपका लैटिस पॉइंट है। क्योंकि देखो, जैसे आपने अभी फिगर में देखा था ना कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, उसके अंदर एक से ज्यादा आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे। लेकिन एक ऐसी यूनिट सेल जिसके अंदर एक ही इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या लैटिस पॉइंट हो, उसको हम नाम क्या देते हैं, परमिटिव यूनिट सेल। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पे सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल है वही परमिटिव आपकी यूनिट सेल है। तो सिंपल क्यूबिक एक यूनिट सेल है। अब हम इसके अंदर कुछ वेक्टर्स डिफाइन करेंगे। देखो ना, अब अगर मैं इसको देखो नाम दो, कि वेक्टर ये है, ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। वैसे हम इनको नाम, देखो यहाँ पे तो बाई चांस ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब में हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना दी, लेकिन ये आपकी कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है। देखो ना, 2 लैटिस पॉइंट, यानी एक लैटिस पॉइंट के साथ लाइन ज्वाइन की, एक इस लैटिस पॉइंट के साथ लाइन ज्वाइन की, एक इस लैटिस पॉइंट के साथ, यानी जो यूनिट सेल है वो जरूरी नहीं है वो सारी परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी, कोई जरूरी नहीं है, और ये हम आगे करेंगे भी बच्चों। तो ये तो हम एक स्पेसिफिक वैसे एग्जांपल लिया हमने कि जहां पे बाय चांस ये तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तभी हमने इनको नाम दे दिया बच्चों, सपोज इट इज ए वेक्टर डायरेक्शन, ये बी वेक्टर डायरेक्शन और सी वेक्टर डायरेक्शन। अब हमने देखो ना डिफाइन कर दिया ना, सपोज दिस पॉइंट इज ओ, ये आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है। तो अब हमने देखो ये जो ओ ए वेक्टर है, इसको ए वेक्टर नाम दे दिया। अब ए डायरेक्शन ये है और ओ ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब बी क्या है, डायरेक्शन ये है एंड ओ बी इज इक्वल टू बी, और ओ सी क्या है, डायरेक्शन ये है, सी की डायरेक्शन ये है, और मैग्नीट्यूड क्या है इसका आपका OC। क्या है, क्लियर है। वेयर ए बी सी आर 3 ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। अब हमने डिफाइन कर दिया ना, क्योंकि एक चीज देखो ना,
अब सॉलिड के अंदर तो बच्चों आपकी बहुत सारी यूनिट सेल ही हैं, अब लेकिन डायरेक्शन तो हम फिक्स कर सकते हैं बच्चों। तो एक डायरेक्शन ए फिक्स कर दिया, एक बी फिक्स कर दिया, एक सी फिक्स कर दिया। अब इनमें एंगल, अब ये देखो ना, देयर मे बी सम एंगल बिटवीन ए एंड बी, सपोज इट इज द अल्फा, देयर मे बी सम एंगल बिटवीन बी एंड सी, सपोज इट इज अ बीटा, एंड देयर मे बी सम एंगल बिटवीन ए एंड सी, एंड सपोज इट इज अ गामा। तो यहाँ पे क्या है, ए बी एंड सी आर द ट्रांसलेशनल वेक्टर। ये आपके क्या है बच्चों, ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, ठीक है, ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। ओके बच्चों, और आपका अल्फा बीटा और गामा क्या है, दीज आर द एंगल बिटवीन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अब ये देखो ना, ये जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स क्या है, ये क्या होगी आपकी, जो क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल की जो यूनिट सेल है उसकी एक्सिस होगी ना, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है। सो दीज थ्री आर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो अच्छा रहेगा अगर हम यहाँ पे एक्स वाई जेड नाम न दें, नहीं, अब एक्स वाई जेड नाम नहीं दिया हमने, अब हमने जनरल बना दिया यहाँ पे, दीज थ्री आर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दीज थ्री आर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, जहां पे जो वेक्टर्स आपके हैं ए बी सी और एंगल्स आपके क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो एंगल क्या है, एंगल बिटवीन द टू क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्या क्लियर है बच्चों? अब यहां एक चीज देखो, अब देखो आपके सामने टू डायमेंशनल लैटिस है, तो अगर मैं यहां पे बनाऊं, देखो ये क्या हो गया आपका ए, यहां से लेके यहां तक आपका ए हो गया, और यहां से लेके यहां तक आपका बी हो गया। अब देखो इस क्रिस्टल के अंदर, अब ये तो हर जगह ऐसा ही है ना, मान लो आपने पॉइंट ओरिजिन ये ले लिया, तो ए आपका ये हो गया आपका ए, ठीक है, और बी आपका ये हो गया बच्चों। अब एक चीज देखो, इन दिस यूनिट सेल एनी डायरेक्शन, सपोज दिस डायरेक्शन, अब ये देखो ना, एवरी डायरेक्शन, यानी एवरी डायरेक्शन मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द ए एंड बी। नहीं, मान लो डायरेक्शन आपकी क्या है, एनी ट्रांसलेशनल डायरेक्शन, सपोज दिस टी, तो ये टी मुझे बताओ टी क्या है भाई, टी इज इक्वल टू, ये देखो ना, अब यूनिट सेल के अंदर देखो आप, ये यूनिट सेल है ए प्लस बी, ये आपका क्या हो गया, ए प्लस बी। क्या क्लियर है बच्चों? अगर मैं डायरेक्शन ले लूं, ये देखो, ये डायरेक्शन ले ली मैंने, सपोज दिस इज द डायरेक्शन, अब ये ट्रांसलेशन डायरेक्शन बताओ क्या होगी, अब ये क्या होगी आपकी, ए में कितना चले हो 2, सो दिस डायरेक्शन टी इज 2a प्लस, और बी में कितना चले हो 1। सो एनी ट्रांसलेशनल डायरेक्शन इनसाइड द सॉलिड, टू डायमेंशनल सॉलिड में बी रिप्रेजेंटेड एज ए n ऑफ a प्लस सम नंबर ऑफ b। क्या क्लियर है? तो सेम for three-dimensional structure, any translational direction may be represented as some number of a plus some number of b plus some number of c। क्या क्लियर है बच्चों? कोई भी जनरल हम डायरेक्शन ऐसे लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ए बी सी और अल्फा बीटा गामा क्लियर है आपको। अब देखो इस फिगर में, अब हम यहाँ पे देखेंगे वही फिगर, अब देखो बच्चे इस फिगर में भी वही आपके दिखाया हुआ है कि ए बी सी आपकी जो है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड एक्स लिखा हुआ है, लेकिन आप ये मान के चलो दीज थ्री आर द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड अल्फा बीटा गामा आर एंगल बिटवीन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से देखो, और इस पिक्चर को देखो ना, थ्री डायमेंशनल पिक्चर हम बोर्ड पे नहीं बना सकते, वो तो आप खुद ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद है बच्चों आपका ब्रेवाइस लैटिसेस इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। वो चीज क्या है? अब देखो हम सॉलिड के अंदर हम स्टडी करना चाह रहे हैं। अब सॉलिड के अंदर है ना, धीरे धीरे आपका मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता जाएगा। मैथमेटिक्स का मतलब है, देखो ना, हमने यहाँ पे ए बी सी अल्फा बीटा गामा को इंट्रोड्यूस कर दिया, यूनिट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसे ही जब सॉलिड के अंदर हम बहुत सारे जो प्लेन्स को देखेंगे, बहुत सारी डायरेक्शंस को देखेंगे, तो सबको हम एक मैथमेटिकल नंबर भी देंगे जो आपका मिलर इंडिसेस होगा। क्लियर? तो यानी यहाँ पे एक मैथमेटिकल जर्नी को आप फील करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे जो आपके ट्रांसलेशनल वेक्टर्स आए हैं ए बी सी अल्फा बीटा गामा, तो जितने भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अब क्या वो सब के अंदर अलग अलग हैं या किसी में किसी में कुछ सेम है? तो उसके लिए ही एक मैथमेटिकल यहाँ पे मॉडल है ब्रेवाइस लैटिसेस। तो 3 डायमेंशन को स्टडी करने के लिए हम पहले करते हैं इन 2 डायमेंशन। अगर 2 डायमेंशन में बच्चों देखो पॉसिबिलिटीज क्या है, सपोज दीज आर द लैटिस पॉइंट्स, ठीक है, दीज आर द लैटिस पॉइंट्स, ये आपके लैटिस पॉइंट्स हैं। तो यहां मुझे बताओ ए बी, देखो एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लो, सपोज दिस इज द यूनिट सेल, तो इसके अंदर ये ओरिजिन है, तो ये आपका क्या हो गया, ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया। अब देखो पॉसिबिलिटी ये है कि ए
A may be equal to B, mod of A is equal to mod of B and the angle between them is 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डायमेंशन में तो एक ही एंगल रहेगा ना बच्चों, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, दैट इज अ स्क्वायर लैटिस। स्क्वायर लैटिस क्लियर है बच्चों। ऐसे एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर A may not be equal to B but alpha is equal to 90 डिग्री, तब आपका क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर लैटिस। तो ऐसे ही टोटल 2 डायमेंशन में 5 ही पॉसिबिलिटीज है बच्चों, 5। तो बोर्ड पे बनाने की बजाय अब ये देखो, इस इमेज के अंदर आपको ये दिख पा रही है, यहाँ पे क्या देखो, फर्स्ट आपका क्या है, A is not equal to B and your angle is not equal to 90 डिग्री। क्लियर है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, 2 डायरेक्शन आप देखो, A I और A J पे मत जाओ, आप देखो A और B। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट जो रेक्टेंगुलर एक लैटिस हमने यहाँ पे किया है, A is not equal to B बट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक है, देखो सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। अब ये देखो ना, A इज नॉट इक्वल टू B एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन उस एक यूनिट सेल के अंदर एक सेंटर पे एक और आपका एटम आ गया, एक और आपका लैटिस पॉइंट आ गया बच्चों। एक पॉसिबिलिटी है कि A इज इक्वल टू B बट द एंगल इज 120 डिग्री, और इसको हमने नाम क्या दिया, हेक्सागोनल लैटिस। क्लियर बच्चों, और फिर ये सबसे लास्ट क्या आपका, A इज इक्वल टू B एंड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये आपका क्या है, स्क्वायर लैटिस। ठीक है बच्चों, जैसे हमने 2 डायमेंशन में देखो, 2 डायमेंशन में इतनी पॉसिबिलिटीज है, दीज आर द पॉसिबिलिटीज, लेकिन 2 डायमेंशनल में तो एक्चुअली में कोई लैटिस होता ही नहीं है, एक्चुअल में तो आपके 3 डायमेंशनल लैटिस है बच्चों। तो अब हम ये कर रहे हैं, ब्रेवाइस लैटिस इन 3 डायमेंशन, और 3 डायमेंशन में क्या होंगे, 3 डायमेंशन में जो रिलेशन होंगे ना, वो A B C और अल्फा बीटा गामा। अब ये देखो ना, यानी वहां पे जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा है। और जब हमने XRD किया और ये देखा गया बच्चों, जब XRD देखा गया तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटीज आई ना, कि देयर आर ओनली 14 पॉसिबिलिटीज, 14 ही पॉसिबिलिटीज है A B C की और अल्फा बीटा गामा की। तभी नाम उनको जो दिया ना, ब्रेवाइस ने स्टडी किया था बच्चों इसको, तभी नाम दे दिया ब्रेवाइस लैटिसेस इन 3 डायमेंशंस। और ये आपकी क्या है, देयर आर 14 पॉसिबिलिटीज ऑफ द ब्रेवाइस लैटिसेस। और ये देखो आपके सामने, देखो बच्चों ये इमेज देखो ना, बोर्ड पे बनाने की बजाय मैंने ये इस इमेज में आप देखो, यहाँ सारी 14 पॉसिबिलिटीज दिखाई हुई हैं। ये देखो बच्चे, आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हो, ये ब्रेवाइस लैटिसेस है 3 डायमेंशन में। क्यूबिक में क्या है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, सारे आपके क्या है, 90 डिग्री एंगल है बच्चों। ठीक है, क्यूबिक है, और इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या देखो ना, P का मतलब है परमिटिव, यानी सारे कॉर्नर पे एटम्स है, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है 1। फिर आपका क्या है, बॉडी सेंटर्ड, और फिर आपका क्या है, फेस सेंटर्ड। देखो ना, 3 पॉसिबिलिटी तो क्यूबिक की ही होगी। फिर नेक्स्ट आपका टेट्रागोनल, टेट्रागोनल क्या है, इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, और इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी पाई जाती है बच्चों, एक परमिटिव है और एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। क्लियर। नेक्स्ट आपका ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C बट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। और इसके अंदर देखो 4 तरह की पॉसिबिलिटीज पाई जाती है बच्चों, परमिटिव यूनिट सेल है, फिर आपका बॉडी सेंटर्ड है, फिर आपका फेस सेंटर्ड है, और एक आपका जो है जो एज सेंटर्ड यूनिट सेल है, उनके सेंटर पे एक ही है। ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्या है, A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इज इक्वल एंड बीटा आर 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसके अंदर एक ही पॉसिबिलिटी है परमिटिव की। फिर आपका मोनोक्लिनिक है, फिर आपका ट्राइक्लिनिक है, और एक आपका ट्राइगोनल है, और इनकी पॉसिबिलिटीज इसके सामने दी हुई है। तो आप यहां देखें, टोटल जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 आपका यूनिट सेल 7 जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है ABC अल्फा बीटा गामा की, जिसमें आपकी जो यूनिट सेल्स हैं वो टोटल 14 बनती है बच्चों। नहीं, आप इनको काउंट कर सकते हैं, और ये आपके ब्रेवाइस लैटिसेस इन 3 डायमेंशन। क्या क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे बच्चों देखो, ये पॉसिबिलिटीज थी आपकी, किसकी पॉसिबिलिटीज थी कि यूनिट सेल अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कैसे हो सकती है। क्लियर, ठीक है। तो हमने उन पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो हम करते हैं कि जो एक स्पेसिफिक आपकी यूनिट सेल है, यानी जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब उसके अंदर बहुत सारी तो प्लेन्स हैं और बहुत सारी डायरेक्शन है बच्चों। ठीक है, तो अब हमें हर प्लेन को एक नंबर देना पड़ेगा, नहीं, हर प्लेन को एक इंडेक्स देना पड़ेगा, या हर डायरेक्शन को एक इंडेक्स देना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे बच्चों मिलर
इंडिसेस फॉर द प्लेन एंड मिलर इंडिसेस फॉर द डायरेक्शन। ठीक है, अब ये देखो, उसमें देखने से पहले आप यहाँ पे देखो, ये देखो इस इमेज में आप देख पा रहे हो ना कि यूनिट सेल है, इसके अंदर अलग अलग प्लेन्स हैं, ये सारे पैरेलल प्लेन्स हैं, पैरेलल प्लेन्स हैं। तो देखो ना नीचे लिखा हुआ 100, ये एक नंबर हमने दिया ना, सेट ऑफ 3 नंबर, जिसको नाम हमने दे दिया मिलर इंडेक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 110 है, फिर 200 है, फिर 111 है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये नंबर कैसे आता है और हम कैसे दे पा रहे हैं। अगर एक सिंगल यूनिट सेल है तो उसके अंदर कितने सारे सरफेसिस हैं, तो हर सरफेस का एक अलग इंडेक्स है और यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्शन आएंगी, तो हम हर डायरेक्शन को और हर सरफेस को अब एक नंबर देंगे, तो जिसको हम बोलते हैं मिलर इंडेक्स। हाँ, नेक्स्ट है बच्चों मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्लेन एंड एनी डायरेक्शन इनसाइड द क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी अब हमने हर प्लेन को और हर डायरेक्शन को एक नंबर देना है। क्यों? क्योंकि एक कन्वीनियंट वे के लिए, ताकि हम स्टडी है वो कन्वीनियंट वे में कर पाए। ठीक है बच्चों, अब ये देखो आपके सामने यहाँ पे ये यूनिट सेल है, तो यहाँ मिलर इंडेक्स, यहाँ पे मिलर इंडिसेस निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जैसे आपके यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में मान लो मैंने ये प्लेन ले लिया कि एक ये पर्टिकुलर प्लेन है और हमें इसका मिलर इंडिसेस निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? कुछ रूल्स हैं बच्चों। वो रूल्स क्या है? सबसे पहले आपको इस प्लेन के इंटरसेप्ट्स निकालने, यानी जो फर्स्ट रूल देखो ना, नोट डाउन द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन। अब ये देखो ना, ये जो प्लेन है, अब इस प्लेन के इंटरसेप्ट आपको पता है ना कि ये पर्टिकुलर प्लेन तीनों एक्सिस को कहां कहां कट करता है। देखो, अब ये देखो, ये प्लेन है, इसने ए यानी इस एक्सिस को, ये जो फर्स्ट एक्सिस है, ये सेकंड एक्सिस है, ये थर्ड एक्सिस है। ठीक है, इसने फर्स्ट एक्सिस को कहां पे कट किया? ए पे कट किया, यानी एक इंटरसेप्ट आपका क्या आ गया? ए। क्लियर? अब सेकंड को कहां पे कट किया बच्चों? देखो ना, ये प्लेन और ये एक्सिस, अब ये देखो कहां पे कट किया, ये तो कहीं पे भी कट नहीं कर रहे हैं बच्चों, तो यानी यहाँ पे इसका कहीं इन्फिनिटी पे जाके कट करेंगे, तो यानी सेकंड एक्सिस का जो आपका सेकंड एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो आपका क्या है? इन्फिनिटी है। ऐसे ही थर्ड एक्सिस का देखो, जो आप इसको अगर सिंपल क्यूबिक लो तो एक्स वाई जेड एक्सिस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड एक्सिस है बच्चों या जेड एक्सिस है, तो यहाँ पे देखो कहाँ कट करेगी, ये भी पैरेलल चलेंगे, तो यानी इसका भी क्या है? इन्फिनिटी। तो फर्स्ट स्टेप हो गया पूरा, यानी आपने उसके इंटरसेप्ट लिख लिए। सेकंड रूल देखो, दीज आर द रूल्स, ये रूल है, कोई कंसेप्ट नहीं है। सेकंड क्या है? इन्वर्ट द इंटरसेप्ट्स। अब इनको उल्टा करना है एंड मल्टीप्लाई विद देयर करस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशनल वेक्टर। यानी अब फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप क्या है? इनको उल्टा कर दो, 1 बाय ए, 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है? 0, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है? 0। ठीक है, और क्या कर दो? मल्टीप्लाई विद देयर करस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशनल वेक्टर, यानी इसको ए से मल्टीप्लाई करो, इसको बी से, इसको सी से, तो ये क्या हो गया? 1 0 0। क्लियर बच्चों? अब थर्ड स्टेप आओ, मल्टीप्लाई विद द स्मॉलेस्ट इंटीजर टू मेक देम ऑल इंटीजर। ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, तो थर्ड स्टेप आपका क्या बच गया? 1 0 0। और फोर्थ स्टेप क्या है? राइट देम इन द ब्रैकेट्स। तो अब ब्रैकेट्स में इनको बच्चों रख दो, ये हो गया 1 0 0। तो इस प्लेन के जो इंटरसेप्ट है वो क्या है आपके? 1 0 0। ये देखो, कोई बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल, कोई टफ नहीं है, बस रूल याद रखो। पहले इंटरसेप्ट निकालो, फिर उनको उल्टा कर दो, फिर उनके करस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशनल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, स्मॉलेस्ट इंटीजर से, कि वो सारे इंटीजर बन जाएं, और फिर ब्रैकेट के अंदर रख दो। तो आपका क्या हो गया? ये सिंपल मिलर इंडिसेस फॉर द प्लेन। ये प्लेन के लिए है। जैसे एक जनरल प्लेन हम यहाँ पे लेते हैं, सपोज दिस इज द पर्टिकुलर प्लेन। अब ये कैसा प्लेन है? जो देखो ना, जो एक्स एक्सिस को, सपोज इट इज एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है बच्चों? देखो ना, एक ए यहाँ तक है, एक ए यहाँ तक है, एक ए यहाँ तक है, सो 3a। अब ये देखो ना, फॉर दिस प्लेन व्हाट आर द इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट निकालो, 3a। ठीक है, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? ये देखो, ये मान लो ये आपका यहाँ है, ये हमने ले लिया ना, देखो b, ये आपका b है, b 2b। जेड एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? 1 2 3 3c, ये आपका CAC। क्लियर बच्चों? तो इसके इंटरसेप्ट आ गए जहां पे उसने एक्स वाई जेड एक्सिस को कट किया। अब सेकंड स्टेप क्या है? इनको उल्टा कर दो, 1 बाय 3a, 1 बाय 2b, 1 बाय 3c। अब सबको ABC से मल्टीप्लाई कर दो, सबको ABC से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचा आपका? 1 बाय 3,
1/2 1/3। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो सब इंटीजर हो जाए। अब यहाँ पे मुझे बताओ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सबको इंटीजर बनाने के लिए। 6 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 और 2। क्लियर। तो फिर ब्रैकेट में रख दो तो ये आपका जो प्लेन, इसके जो मिलर इंडेक्स बच्चे बने, मिलर इंडिसेस जो आए वो 2 3 2 आए। क्या क्लियर है। इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द मिलर इंडेक्स ऑफ एनी प्लेन। क्या क्लियर है। जैसे एक और प्लेन लो आप, ये देखो ये प्लेन ले लो बच्चों, ये लो जो बिल्कुल इसको सेंटर पे कट करे। देखो ये लो भाई, ये क्या प्लेन ले लिया, ठीक है। अब इसके मुझे बताओ, अब इसके इंटरसेप्ट क्या होंगे बच्चे। देखो इसने एक्स एक्सिस को या फर्स्ट एक्सिस को कहां पे कट किया, a/2 पे, a/2, और y को कहां पे कट किया, इन्फिनिटी पे, और z को कहां कट किया, इन्फिनिटी पे। तो ये क्या आ गया आपका 2/a 0 0, तो ये क्या होगा 2 0 0, तो ये आपके आगे 2 0 0, इसके 2 0 0, इसके 1 0 0। क्या क्लियर है बच्चों। अब एक चीज देखो, अब ये प्लेन लो आप, ये प्लेन, अब बताओ मुझे अगर ये मैं प्लेन लूं तो इस प्लेन में इंटरसेप्ट क्या होंगे। अब सोचो बताओ बच्चे। देखो ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, 0 पे, वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, यानी सेकंड एक्सिस को कहां कट कर रहा है बच्चों। देखो ये तो इसके साथ साथ ही जा रहा है, अभी कट क्या कर रहा है, साथ साथ चल रहा है तो बच्चों इसके, यानी अगर कट ही नहीं करेगा तो इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, हम नहीं निकाल पा रहे ना। जेड एक्सिस पे देखो, जेड एक्सिस पे भी नहीं निकाल पा रहे हम। तो अब ये सिचुएशन क्या है, ये तो थोड़ा सा अलग सिचुएशन होगी ना। मींस इन दिस सिचुएशन वी कैन नॉट फाइंड आउट द इंटरसेप्ट। अब इस सिचुएशन में क्या होगा। अब एक बात बताओ, जो हम ये बोल रहे हैं ना ओरिजिन, ये ओरिजिन क्या है, द चॉइस ऑफ ओरिजिन इज नॉट यूनिक, वी मे शिफ्ट दिस ओरिजिन एनीवेयर, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द एक्सिस। एक चीज देखो बच्चों, हमें ए बी सी एक्सिस चेंज नहीं करनी, हमें बस ओरिजिन चेंज करना। देखो अगर मैं इस ओरिजिन को यहां ले जाऊं, देखो सपोज दिस इज द ओरिजिन, तो ये आपका देखो ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। मींस व्हेन वी हैव टू डिटरमाइन द मिलर इंडेक्स फॉर दिस प्लेन, देन वी हैव टू शिफ्ट दिस ओरिजिन इन दिस वे, कि एक ऐसा हम ओरिजिन शिफ्ट करें कि आपके इसके इंटरसेप्ट आ पाए। क्लियर बच्चों। अब ये देखो सपोज इट इज ओ डैश। अब मुझे बताओ, देखो ना ए आगे है, बी ऊपर है, सी नीचे है। क्लियर। तो ए देखो ना, ए की डायरेक्शन ये है। अब बताओ बच्चों, अब विद रिस्पेक्ट टू दिस ओ डैश, सो विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश, विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश, व्हाट आर द इंटरसेप्ट फॉर दिस प्लेन। देखो इन प्लेन का नाम दे देते हैं, ये आपका प्लेन नंबर 1 था, ये प्लेन नंबर 2 था, ये प्लेन नंबर 3, ठीक है। तो प्लेन नंबर 3 के बताओ मुझे कैसे आएंगे। अब देखो बच्चे, उल्टा जाना पड़ा ना आपको एक्स एक्सिस पे, यानी माइनस ए। देखो ना माइनस ए, तो ये क्या हो गया माइनस ए, ठीक है। बी पे कहां कट किया इसने, वो वाई एक्सिस पे तो इसने कहीं कट किया ही नहीं, तो पैरेलल। सी पे कहां कट किया, कहीं नहीं कट किया, पैरेलल, तो क्या आ गया इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। उल्टा करो तो ये क्या आया -1 0 0, ठीक है बच्चों। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, सारे इंटीजर हैं, बस इस माइनस का यहां क्या लगा दो, बार लगा दो, तो 1 बार 0 0। ये देखो बच्चों, तो यानी यहां पे इसके मिलर इंडेक्स क्या है, 1 बार 0 0। क्या क्लियर है बच्चों। ये बार कब आता है, जब ये माइनस होता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा प्लेन मिल जाए जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ओरिजिन को शिफ्ट कर दोगे और फिर निकालोगे उसका मिलर इंडेक्स। क्या क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये इमेज देखो, आपके सामने इमेज है बच्चों, ये इमेज को ध्यान से देखो। इसी के अंदर जो सिंपल क्यूबिक है, यहाँ पे अलग अलग हमने देखो, स्टार्टिंग का जो सबसे ऊपर वाला प्लेन है 0 0 1, आप खुद प्रैक्टिस करके देखो। फिर नेक्स्ट आपका 1 0 0 हमने निकाला ही है, फिर आपका 0 1 0। ओके बच्चों, तो देखो ना ये अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट आपका 1 0 1 है, फिर ये 1 1 0 है, फिर ये 0 1 1 है, फिर ये 1 1 1 है। देखो ना 1 1 1, तीनों कॉर्नर्स को जब आप मिलाओगे तो तब क्या होगा, तो ये आपके देखो ये अलग अलग इस फिगर में दिखाए हुए, आप इनकी प्रैक्टिस करो। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दोनों साइड से आ सकता है। यूनिट सेल दी होगी तो उसके अंदर एक प्लेन दे दिया कि प्लेन के आपके मिलर इंडेक्स निकालने हैं, या मिलर इंडेक्स आया होगा और यूनिट सेल के अंदर आपको उसको ड्रॉ करना है, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो मैंने जो नोट्स दे रखे हैं उसके अंदर से आप इनकी प्रैक्टिस करना बच्चों। क्या क्लियर है। अब एक चीज और देखो, यहां पे
अब ये देखो, ठीक है, ये 1 बार किसकी वजह से आया, शिफ्ट करने की वजह से आया ना, तो हम इसको 1 बार 0 0 को ना, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 0 0, यानी इसके इंडेक्स भी 1 0 0 है, इसके इंडेक्स भी 1 0 0 है। मींस ऑल पैरेलल प्लेन्स हैव सेम मिलर इंडेक्स 1 0 0 1 0 0। अगर आपका मान लो, अगर आपके मिलर इंडेक्सेस दे रखे हैं बच्चों, अगर आपका कोई प्लेन दे दिया, मान लो 2 3 3, ये दे दिया, सपोज एनी प्लेन इज गिवन 2 3 2, और ये आ गया कि इसके इंटरसेप्ट बताओ, तो बताना इंटरसेप्ट क्या होंगे, a/2, b/3 और c/2। क्या आप ये निकाल सकते हो ना बच्चों? देखो ना, उल्टा करना अब हमें, भाई जो इंटरसेप्ट आए थे वो a/2, b/3, c/2। क्या क्लियर है? अब अगर ऐसे ही दे दिया फॉर एनी HKL प्लेन, कोई भी मान लो आपका HKL प्लेन है, तो उसके मिलर इंडेक्स अगर दिए हुए बच्चों HKL, तो इसके इंटरसेप्ट क्या होंगे, इसके इंटरसेप्ट क्या होंगे, a/h, b/k एंड c/l। क्या ये क्लियर है बच्चों? दीज आर द इंटरसेप्ट्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या क्लियर है बच्चों? तो ये हम इनके फीचर्स कर सकते हैं। तो इसके और भी सारे फीचर्स हैं। फीचर से पहले हम कर लेते हैं आपके मिलर इंडिसेस फॉर द डायरेक्शन की, डायरेक्शन के कैसे निकालते हैं। अब है बच्चों मिलर इंडिसेस फॉर द डायरेक्शन। देखो आपके सामने ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, ABC ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं। तो मान लो कोई भी आपके सामने यहाँ पे डायरेक्शन है जो ओरिजिन से, देखो ओरिजिन से स्टार्ट होगी और इस एक्सिस को कहीं कट करके निकलेगी। देखो ये कट करके चली गई, ये आपकी डायरेक्शन है। तो अब इस डायरेक्शन के मिलर इंडेक्स आप कैसे निकालोगे? तो उसके भी रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है? नोट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द डायरेक्शन इज कमिंग आउट ऑफ दिस यूनिट सेल। ठीक है, और ये कहां से निकल रही है? यहां से निकल रही है ना। तो यानी यहां के, अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो इसके कोऑर्डिनेट देखो ना, ये कहां कट, देखो इसका A है और B Y पे तो 0 है, यानी A 0 और Z पे क्या, देखो कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं बच्चों, अब इंटरसेप्ट नहीं, अब कोऑर्डिनेट है। तो यानी यहाँ पे देखो ना, इंटरसेप्ट तो होते हैं पूरे प्लेन के, अब तो आपके पॉइंट आएंगे, तो Z का क्या, आपका C, तो इसके देखो ना क्या हो गए, A0C आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस लाइन, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, जहां से वो निकल रही है। सेकंड आपका क्या है? नाउ डिवाइड विद देयर करस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। अब जो ABC है ना, ABC से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या बचा, ये 1 0 1। ठीक है, और थर्ड स्टेप आपका क्या है कि अब इसको आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दो बच्चे। वहां पे बच्चों हमने नॉर्मल ब्रैकेट्स ली थी, यहाँ पे आपका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है। यही दोनों में डिफरेंस है। तो आपकी ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या आई, 1 0 1। क्लियर बच्चों? अब अगर मैं कहूं आपको कि इस यूनिट सेल के अंदर 1 0 1 प्लेन ड्रॉ करो, देखो ना 1 0 1। अब आप देखो, इसकी खुद प्रैक्टिस करो एक बार बगैर मेरा देखे, वीडियो को पॉज करके, कि 1 0 1 प्लेन इस यूनिट के अंदर ड्रॉ करो, इस यूनिट सेल के अंदर ड्रॉ करो। तो मुझे बताओ, ठीक है, कोशिश करो, पहले कर लिया आपने कोशिश। अब देखो बच्चों, अब यहां पे आपको पता है इसके इंटरसेप्ट्स क्या होंगे भाई, इंटरसेप्ट इसके होंगे, यानी क्या होगा, A/1 A इंफिनिटी और C/1 C। अब देखो, यानी एक ऐसा प्लेन जिसके इंटरसेप्ट क्या है, A इंफिनिटी, यानी वो y एक्सिस के तो पैरेलल में है। देखो ना बच्चे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। देखो ना, अब A, एक तो A पे कट करेंगे, देखो ना ये A है, एक जो प्लेन देखो ना जिसका A, देखो ये हो गया पूरा A। ठीक है, एक y के पैरेलल है, और z क्या, पूरा z ये हो गया बच्चों। देखो ना ये आपका z पे क्या, C, ये देखो ना पूरा। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को मिला दूं और ये जो प्लेन आपका बनेगा, देखो बच्चे ये जो प्लेन है, यानी एक जो डायगोनल है क्यूब का, ये देखो ना, एक जो डायगोनल है, देखो ये देखो बच्चों, ये देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो प्लेन है, ये आपका क्या होगा, 1 0 1 प्लेन, और डायरेक्शन ये आपकी 1 0 1। अब ध्यान से देखो, यहां पे देखो ना, ये रूम के, मतलब आप अपने रूम के अंदर देखो, अगर देखो ये डायगोनल, यानी ये उस फेस को, यानी उस एज को और इस एज को आप मिला दोगे, तो बच्चे ये आपका बनेगा, अगर ओरिजिन वो है तो। ठीक है, और डायरेक्शन आपकी क्या है, डायरेक्शन ये है। अब देखो प्लेन ये है और डायरेक्शन ये, दोनों में एंगल क्या है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल है। इट मींस 1 0 1 डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू 1 0 1 प्लेन। यानी यहां से क्या आया, HKL डायरेक्शन,
एच के एल का मतलब है कोई भी एच नंबर, के नंबर, एल नंबर, ठीक है, एनी मिलर इंडिसेस। सो एच के एल प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एच के एल डायरेक्शन। क्या क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हम करते हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एंड इंटरप्लेनर डिस्टेंस। हाँ, नेक्स्ट है बच्चों रिलेशन बिटवीन द इंटरप्लेनर एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अब यहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या है? ए बी सी। देखो ना, ये ए बी सी क्या है भाई, जो हम ट्रांसलेशन वेक्टर ले रहे हैं, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स अलोंग एक्स एक्सिस, बी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स अलोंग वाई एक्सिस एंड सी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स अलोंग जेड एक्सिस। अगर हम 3 एक्सिस ले रहे हैं तो वहां पे एबीसी क्या आपका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। एच के एल क्या है? दीज आर द प्लेन्स। तो अब यहाँ पे है कि अगर 2 पैरेलल प्लेन्स हैं तो उन दोनों में डिस्टेंस क्या होगी किसी भी क्रिस्टल, किसी भी यूनिट सेल के लिए जिसके ट्रांसलेशन वेक्टर्स आपके ए बी सी है। ठीक है, अब इसी को समझने के लिए बच्चों एक बार हम 2 डायमेंशनल ले सकते हैं। नहीं, पहले हम ट्रीटमेंट करते क्योंकि बोर्ड पे 2 डायमेंशनल स्टडी करना बड़ा ईजी है। सपोज फॉर 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन के लिए आपका प्लेन क्या हो जाएगा? प्लेन हैविंग द मिलर इंडेक्स एच के। 2 डायमेंशन में तो एच के हो जाएगा बच्चों, एल तो आएगा नहीं। और ट्रांसलेशन वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ए एंड बी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ इसके इंटरसेप्ट्स क्या होंगे भाई। सपोज इट इज वन डायरेक्शन, सपोज इट इज अनदर डायरेक्शन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आपका क्या है? ये ए है, ये बी है। देखो कोई भी आपका प्लेन है, देखो मान लो 2 डायमेंशनल प्लेन हो गया बच्चों, जिसके आपके मिलर इंडेक्स क्या है? एच के। अब मुझे बताओ इंटरसेप्ट क्या होंगे? इंटरसेप्ट का मतलब है यहां से यहां क्या है और यहां से यहां। देखो ना, ये सपोज इट इज द ओरिजिन। ठीक है, अब एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये। देखो ना, एक प्लेन मान लो मैं ये ले लूँ, ये देखो दोनों पैरेलल प्लेन हैं। तो मैंने क्या किया, आप बताओ। देखो पैरेलल प्लेन्स का आपको पता है सबके सेम मिलर इंडेक्सेस होते हैं बच्चों। तो अभी इसके देखो, इसके इंटरसेप्ट क्या हो गए? दिस इज द ए बाई एच, ए बाई एच, और ये आपका क्या है? बी बाई के, बी बाई के। ठीक है, एंड व्हाट इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस? इंटरप्लेनर डिस्टेंस आएगी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऑन टू द अनदर प्लेन। ये देखो ना, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये क्या होगा? सपोज डी इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस एंड दिस पॉइंट इज, ये आपका मैंने ले लिया कैपिटल ए, कैपिटल बी और ये कैपिटल सी। क्लियर? तो अब आपकी जो ओसी है, ओसी क्या है? इंटरप्लेनर डिस्टेंस। अब यहां पे आपको निकालना है। देखो बच्चों, सपोज द एंगल मेड बाय दिस interplanar distance with the x axis is alpha and with the y axis is the beta। एक बार हमने मान लिए इस एक्सिस के साथ आपका अल्फा बना है, इस एक्सिस के साथ आपका बीटा बना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर ये आपका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर लैटिस है बच्चों, यानी 90 डिग्री अगर एंगल है, तो आपको पता डायरेक्शन कोसाइन फॉर्मूला क्या है कि स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला है बच्चों। अब इसके अंदर मुझे बताओ कोसाइन ऑफ अल्फा क्या है। ये देखो ना, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे देखो कोसाइन ऑफ अल्फा क्या होता है आपका? बेस आपका क्या है? डी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आपका क्या है? ए बाई एच। तो ए बाई एच, तो एच ऊपर चला गया और सबका क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर। क्लियर है? देखो सिंपल हमने निकाला है कोसाइन ऑफ अल्फा इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल ओएसी। ऐसे ही आप कोसाइन ऑफ बीटा लिखो। कोसाइन ऑफ बीटा क्या होगा? देखो बीटा यहाँ पे है, देखो कोसाइन ऑफ बीटा इन दिस ट्रायंगल ओसीबी। ठीक है, इसके अंदर देखो कोसाइन ऑफ बीटा बेस क्या? बेस तो अगेन डी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये है बी बाई के। सो बी बाई के ऊपर आपका चला जाएगा और स्क्वायर सब पे लग जाएगा। देखो, एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये देखो बच्चों, अब यहां देखो बच्चों, अगर मैं लूं फॉर स्क्वायर लैटिस, ठीक है, अगर आपने स्क्वायर लैटिस ले लिया, स्क्वायर लैटिस में क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर कॉमन ले लो, फिर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ए स्क्वायर को भी कॉमन ले लो और आप ए स्क्वायर को ले जाओ इस तरफ। ठीक है, तो देखो ना, डी क्या हो गया आपका? डी इज इक्वल टू ए बाय अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर के स्क्वायर। ये देखो ना, ये रिलेशन आपका आ गया ना। ए आपका क्या है? ए इज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। देखो ना, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे। देखो ना, 2 एटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो ए है अलोंग एक्स एक्सिस। एच के क्या है आपका? प्लेन के मिलर इंडिसेस है, और ये दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं बच्चों, तभी आपका डी क्या था? इंटरप्लेनर डिस्टेंस।
ठीक है बच्चों, तो हमने देखो ना कितना इजी है 2 डायमेंशन में कैलकुलेशन करना। अब आपको एक्चुअली में आपके सिलेबस में 3 डायमेंशनल है, क्योंकि देखो 2 डायमेंशनल यूनिट सेल का तो कोई मतलब ही नहीं है बच्चों। आपका जो क्रिस्टल है वो तो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है। तो 3 डायमेंशनल के लिए रिलेशन आप कैसे स्टेब्लिश करोगे? हम 2D को जनरलाइज कर देंगे 3D पे। तो उसके लिए आपको 3 डायमेंशनल प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू चूज द 3 एक्सिस। 3 एक्सिस ले लो आप। ये सपोज इट इज एक्स एक्सिस, फिर आपका ये है वाई एक्सिस। जेड एक्सिस में यहां लेने की बजाय बच्चों देखो ना वो तो परपेंडिकुलर है। आप देखो जेड एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर को मैं यहां पे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे एक प्लेन बनाना है उसके इंटरसेप्ट निकालने हैं, तो मैं यहां पे थोड़ा सा यहां दिखा देता हूं। नहीं, सपोज दिस इज अ जेड एक्सिस। देखो ना थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करो। एक्चुअली में ये 3 डायमेंशनल फिगर है नहीं। तो अब यहाँ पे एक प्लेन देखो ना, सपोज यू आर हैविंग अ प्लेन हुज इंडिसेस आर गिवन एज एच के एल। तो मुझे बताओ इसके इंटरसेप्ट क्या होंगे भाई? इंटरसेप्ट होंगे अलोंग एक्स एक्सिस कहाँ कट करेगा? ए बाई एच पे। वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा? बी बाई के पे। और जेड एक्सिस पे कहाँ कट करेगा? सी बाई एल पे। सपोज दिस पॉइंट इज ए बाई एच। मान लो ये आपका पॉइंट क्या है? ए बाई एच है। बी बाई के, सपोज दिस पॉइंट इज बी बाई के। तो इन दोनों को आप मिलाओगे पहले, देखो ना प्लेन को आपको बनाना है, ठीक है। और आपका सी बाई एल, सपोज दिस पॉइंट इज सी बाई एल, ठीक है। तो इसको भी मिला दो आप। तो ये देखो बच्चों यहां पे जो बना है, अब आपका देखो ना ये जो बना है ये आपका है बच्चों एक प्लेन। अब एक प्लेन ओरिजिन पे भी है क्योंकि दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों में जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है वो क्या करोगे आप? परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना ओ पॉइंट से। सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर। देखो बच्चों इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। एक्चुअली में ये प्लेन देखो ना, ये मान लो कोई भी प्लेन है, यहाँ तो मैंने तीनों एक्सिस को मिला दिया बस इंटरसेप्ट्स को। ये देखो जनरलाइज प्लेन है। आपने ये ओ से एक परपेंडिकुलर, देखो दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन दिस प्लेन। अभी देखो ना आपको दिख नहीं रहा बाकी वो, लेकिन आप यहाँ से एक बार विजुलाइज करो। देखो ये परपेंडिकुलर है, देखो ये देखो बच्चों ये आपके सामने परपेंडिकुलर है। देखो ऐसे परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो ये ऐसे परपेंडिकुलर आप इसको माइंड में रखो और अब कैलकुलेशन करो ऐसे परपेंडिकुलर मान के। तो अब ये देखो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। अब इस पॉइंट को, सपोज दिस पॉइंट इज डी पॉइंट। अब ये डी पॉइंट है। अब ये तो देखो ये जो डिस्टेंस है ओ डी, अब ओ डी तो एक स्पेसिफिक पॉइंट है ना इस प्लेन पे। सो द एंगल मेड बाय द ओ डी with the x axis suppose it is the alpha, so with the y axis suppose it is the beta, and with the z axis suppose it is the gamma। तो 3 एंगल बनेंगे। तो देखो अल्फा एंगल है तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री है बच्चों। तो यहाँ तक एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, ये देखो ये। अब अगर ये सपोज ये पॉइंट आपने ए ले लिया, यहाँ पे आपने बी ले लिया, और जहाँ पे ये कट करेगा देखो यहाँ पे ये आपने जहाँ पे ये सी ले लिया, सी ये पॉइंट को सी ले लिया। तो अब इस पॉइंट से मैं जहाँ भी देखो ना ये एक लाइन ड्रॉ मिलाई मैंने और एक ये लाइन मैंने मिलाई बच्चों। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, अब देखो अब आपका जो कोसाइन स्क्वायर, देखो अल्फा बीटा गामा क्या है? देखो अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ओडी विद द एक्स एक्सिस। बीटा क्या है? बीटा इज द एंगल मेड बाय द ओडी विद द वाई एक्सिस। और गामा क्या है? गामा देखो यहाँ पे है गामा। गामा क्या है? एंगल मेड बाय द ओडी विद द जेड एक्स। तभी मैंने जेड बच्चे ऊपर बनाया था। अगर हम नीचे बनाएंगे ना तब फिर आप फील कर ही नहीं सकते हो, नहीं, क्योंकि फिर ये एक्सिस छुप जाएगी, प्लेन आपका नीचे आ जाएगा। अब यहां से देखो डायरेक्शन कोसाइन फॉर्मूला लगाओ, वो तो सेम ही है। कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चे, जो कोसाइन स्क्वायर अल्फा है वो क्या होगा? देखो इन दिस राइट एंगल, देखो यहां पे राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी ए, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी ए। अब यहां पे जो कोसाइन ऑफ अल्फा है, देखो ना ये अल्फा है। अब इसके अंदर क्या होगा अभी? कोसाइन ऑफ अल्फा बेस। अब बेस मुझे बताओ बेस क्या है? बेस तो ओडी है बच्चों, बेस तो ओडी है भाई। ओडी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? देखो ना हाइपोटेन्यूज ये है ना आपका, ये क्या आपका ए बाई एच, ए बाई एच। ठीक है, अब निकालो कोसाइन ऑफ बीटा। अब कोसाइन ऑफ बीटा किसके, बीटा के लिए क्या करोगे? ओ डी बी इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी बी कोसाइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू, अब बताओ बीटा क्या आएगा भाई? कोसाइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू, ये बेस तो ये होगा क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर है बच्चों डी बी, तो ओ डी डिवाइड बाय ओ बी।
सो OD डिवाइड बाय, और OD क्या है आपका, OB क्या है, OB इज द B बाय K, OB इज द B बाय K। क्लियर। अब करो बच्चों कोसाइन ऑफ गामा इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब गामा के लिए देखो, गामा के लिए किस में जाओगे, OCD। तो OCD में कोसाइन ऑफ गामा इज इक्वल टू, देखो कोसाइन ऑफ गामा क्या होगा, देखो यहाँ पे बेस आपका क्या, बेस तो OD है, ठीक है, और ये कहाँ पे कट कर रहा है, OC पे कट कर रहा है आपका OC। सो OD डिवाइड बाय OC, और OC मुझे बताओ OC क्या है भाई, OC इज इक्वल टू C बाई L, ठीक है ना, इस यहां लिख दिया मैंने, OC इज इक्वल टू C बाई L, ठीक है बच्चों। और ये बताओ OD क्या भाई, एक प्लेन यहां पे है, एक प्लेन यहां पे, OD इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस। एक प्लेन तो ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है बच्चों, एक प्लेन यहां पे है, तो दोनों में जो डिस्टेंस है वो क्या आपका OD है, जिसको हम सपोज OD इज इक्वल टू D, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। अब रख दो भाई सब के अंदर, अब इसके अंदर रख दो, keep all the values from equation number 2, equation number 3, equation number 4 into equation number 1. So d square by a square, h square ऊपर चला गया भाई, प्लस d square यहाँ पे रखो b by k, तो क्या होगा k square by b square, प्लस फिर रखो ये कोसाइन ऑफ गामा d square C बाई एल, C स्क्वायर बाई L स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखो बच्चों ये रिलेशन आ गया आपका। दिस इज द D इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, A B C आर द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। क्या क्लियर है बच्चों। अगर ये देखो ये रिलेशन तो यही आ चुका है आपका, लेकिन अगर आपको निकालना फॉर ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जैसे हमने यहां किया था ना फॉर अ स्क्वायर लैटिस, तो यहां पे निकालो फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फॉर सिंपल क्यूबिक, फॉर सिंपल क्यूबिक। देखो न्यूमेरिकल ये भी आ सकता है, अगर ट्रांसलेशनल वेक्टर दिए हुए बच्चों ABC, तो HKL के लिए आप निकालो इंटरप्लेनर डिस्टेंस, तो आपको ABC रख देना, फिर HKL की वैल्यू रख देना, ऑटोमेटिक आपका D आ जाएगा। फिर आप ये रिलेशन यूज करोगे अगर वो सिंपल क्यूबिक नहीं है, लेकिन अगर वो सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक के लिए तो आपको पता है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तीनों सेम हो जाएंगे बच्चों। तो अगर ये तीनों सेम है तो सब में से A स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ऊपर से D स्क्वायर कॉमन ले लो, A स्क्वायर को यहां ले जाओ, तो आपका क्या बचा, D इज इक्वल टू, यानी D स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया ये A स्क्वायर और H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को नीचे ले जाओ, तो ये हो गया H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ना मैंने D स्क्वायर को कॉमन ले लिया बच्चों, A स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मैं इसको ले गया 1 बाई, देखो ना, और फिर जो नीचे ए स्क्वायर था उसको ले गया ऊपर, तो ये ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों तरफ अगर अंडर रूट लोगे तो डी क्या आ जाएगा, ए बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। ये देखो बच्चों ये आया रिलेशन बिटवीन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एंड इंटरप्लेनर डिस्टेंस फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर कोई भी जनरलाइज है तो उसके लिए रिलेशन ये आ चुका है बच्चों, और इसी के बेस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के बेस पे जो सिंपल से न्यूमेरिकल जो आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं वो इसी में एच के एल की वैल्यू दी होगी, ए की वैल्यू दी होगी, डी आपको निकालना है बस। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका मिलर इंडिसेस के अंदर इंटरप्लेनर डिस्टेंस हम कैसे निकालें। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मिलर इंडिसेस। तो देखो बच्चों आपकी स्क्रीन पे जो फीचर्स ऑफ मिलर इंडिसेस है वो दिए हुए हैं, यही मैंने आपको नोट्स दिए थे, उसी के अंदर से मैं समराइज कर देता हूँ। सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब एक बार हम रिवाइज हो जाएगा, आपको याद रहेगा। देखो फर्स्ट आपका क्या है, द प्लेन विच इज पैरेलल टू एनी एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंडेक्स 0, ये तो क्लियर है बच्चों। सेकंड क्या है, ऑल पैरेलल प्लेन्स हैव सेम मिलर इंडिसेस, यहाँ वर्ड है इक्वली स्पेस्ड, क्लियर। तो थर्ड आपका क्या है बच्चों, ए प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ए पैरेलल प्लेन्स हैविंग अ नॉन जीरो इंटरसेप्ट, यानी वहां पे आपको ओरिजिन को शिफ्ट करना है। ठीक है, फोर्थ आपका क्या, प्लेन विच हैव नेगेटिव इंटरसेप्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बार लाइक 1 0 0,
Direction HKL is always perpendicular to the plane HKL. The angle between the two direction is given as this. ये simple relation है H1 H2 K1 K2 L1 L2 divided by these terms. नेक्स्ट आपका क्या है, द रिलेशन बिटवीन इंटरप्लेनर डिस्टेंस एंड इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, जो हमने अभी निकाला ही है. और फिर लास्ट आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफ HKL इज द मिलर इंडिसेस ऑफ एनी प्लेन देन द इंटरसेप्ट्स आर A by H, B by K एंड C by L. ठीक है, along the translational एक्सिस. अब इस यूनिट के अंदर बच्चों 2 लेक्चर और आएंगे. अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, यानी जो यूनिट सेल हैं अलग अलग, जैसे सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, डायमंड स्ट्रक्चर है, NaCl स्ट्रक्चर है, CaCl स्ट्रक्चर है. तो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों. और सबसे लास्ट में आएगा आपका सिमेट्रीज का लेक्चर. क्लियर है बच्चों? फिर हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी. तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो बच्चों. ओके बच्चों, बाय.